स्टूडेंट्स, 1.5 घंटे बाद तुम लोगों के एग्ज़ाम्स हैं और ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से तुम्हारे एमसीक्यूज़ और थ्योरी दोनों फंसेगी। जल्दी से देखो, प्रिजम्पटिव बेसिस की इनकम क्या होती है। सेक्शन याद कर लो, सेक्शन 44 AD, प्रिजम्पटिव बेसिस। ज़रा बात को समझना, ये 44 AD केवल एक प्रोफेशनल के लिए या बिजनेसमैन के लिए, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में ही काउंट होता है। प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब है यदि ये बिजनेसमैन या प्रोफेशनल प्रिज्यूम करके, प्रिज्यूम मतलब मान करके अपने इनकम पे टैक्स दे दे। ये कैसे पॉसिबल है? अगर मेरे पिछले 10 साल में मेरे हर साल की कमाई 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 2 लाख 95,000, 5,000 कम, इसी तारतम्य में रहा है, तो यहाँ पे मैं सरकार को प्रिज्यूम करके कि सरकार जी मेरी तो हर साल यही इनकम रहती है, इसलिए मैं पहले ही टैक्स अपना क्वालिफाई कर दे रही हूँ, फर्निश कर दे रही हूँ और मैं पहले ही टैक्स दे दूँगी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिजम्पटिव बेसिस। फिर से समझो, प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब आने वाले इनकम का पिछले रिकॉर्ड से रेफरेंस लेते हुए पहले ही अंदाज़ा लगा देना और उसी पे टैक्स जमा कर देना। ये केवल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए, इसको ही हम क्या कहते हैं? इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है 44 AD, क्योंकि 44 AD में 2 बातें कही गई हैं और इन्हीं 2 बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप 44 AD के तहत एक बिजनेस या प्रोफेशनल के प्रिजम्पटिव बेसिस के इनकम पे टैक्स लगाते हो। पहली बात देखो 44 AD ने क्या कही है। 44 AD के मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ। कह रहा है 6% हम मान के चलेंगे उसका टोटल टर्नओवर, मतलब नेट टोटल सेल्स, जो ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट में तुम लोग सेल्स निकालते थे ना, तो कह रहा है कि जितना उसका रिसीट हुआ है, मतलब जितनी इनकम हुई है, उस इनकम का 6% हम टोटल टर्नओवर मानेंगे और इस 6% में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? अकाउंट पे चेक भी, ड्राफ्ट भी, बैंक ड्राफ्ट भी, और यदि कैश या किसी मैकेनिज्म से कैश मिला है। तीसरा कीवर्ड, इलेक्ट्रिक मोड से या आपको हार्ड मोड से, इलेक्ट्रिक मतलब डिजिटल मोड से, हार्ड मोड से, किसी भी तरह से जितनी भी कैश की प्राप्ति हुई है उसका 6% हम आपका टर्नओवर मान लेंगे और इसी टर्नओवर के तहत सेक्शन 139(1) कल पढ़ाया था, वीडियो भी पढ़ा है, जो ITR फाइल करने का, इस सेक्शन के अंदर जो ITR तुम फाइल करोगे इस प्रिजम्पटिव बेसिस पे फाइल कर सकते हो। क्लियर है? और दूसरी बात देखो 44 AD ने कहा, क्या कही है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात 44 AD बोलता है, अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर में, ध्यान देना, अगर SSC का प्रीवियस ईयर में जो इनकम उसने, मान लो मैंने पिछले साल 1 करोड़ 3 लाख पे 6% के प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स भरा, बहुत ध्यान से सुनना, पिछले साल 1 करोड़ 3 लाख पे 6% टैक्स भर दिया था पहले ही प्रिजम्पटिव बेसिस पे। साल खत्म होते होते मेरी इनकम 2 करोड़ पहुंच गई थी। समझ में आई बात? अगर ये चीज़ पिछले साल हो चुकी है कि मेरी 2 करोड़ इनकम हो गई थी और मैंने पहले ही 1 करोड़ 3 लाख पे दे दिया था, तो फिर मुझे बड़ी परेशानी आई मुझे बाकी के 97 लाख पे टैक्स देने में। तब अगर पिछले साल ये चीज़ हो चुकी है तो इस साल सरकार मुझे बोलेगी तुम एक काम करो, तुम 8% पे टैक्स भरो। अगर तुम्हारा 1 करोड़ 3 लाख वाला हिसाब आएगा, हम एक्स्ट्रा तुमको रिफंड कर देंगे, और अगर पिछले साल की तरह 2 करोड़ आया तब ये वैलिड है, वाजिब है। यही है 44 AD। एकदम क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। छोटी सी बात है मगर बहुत मैटर करता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस देखो क्या होता है। सेक्शन 32 AD, सेक्शन 32 AD कहता है, अगर कोई व्यक्ति ने कुछ मैन्युफैक्चर किया है 31 मार्च 2015 के बाद, मतलब 1 अप्रैल 16 से जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, और वो व्यक्ति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और बिहार को बिलोंग करता है, नोटिफाई उन्हीं एरियाज़ में किया गया था, तो फिलहाल यही 4 एरियाज़ के लिए,
और जो उसने मैन्युफैक्चर किया है वो एक शिप और एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा ना, उसको 15% का डिडक्शन देना है। यही 15% का डिडक्शन जो उसकी इन्वेस्टमेंट को दिया जाएगा, रियायत 15% की दी जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस कहलाती है। एक चीज़ याद रखना, अगर ऐसे इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो तुम मशीनरी इंस्टॉल किए हो, उस मशीनरी को तुमने 5 साल के अंदर अंदर बेच दिया, within 5 years you have sold this machinery, then it will not be given to you. Is that okay? Okay, ये important topics हैं, पढ़ो।